हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 जो है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, मतलब यह चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे। और इसमें आप लोग जान लीजिए कि इससे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आप लोग जान लीजिए, इससे आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, अच्छे अंक आपको दिला सकता है। तो आप लोग आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, इसका परिचय की मतलब इस पूरे द्विघात समीकरण जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें जो थोड़ा फार्मूले होंगे और इसका परिचय आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम द्विघात समीकरण का विस्तृत अध्ययन, मानक रूप, जांचने की विधि की कोई द्विघात समीकरण है या नहीं आदि, साथ ही द्विघात समीकरण को हल करने की विभिन्न विधियों द्वारा दिए गए द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। हम आप लोगों को बताते हैं, देखिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसी वक्त जब भी वीडियो शुरू कीजिए तो कॉपी और पेन लेके, ठीक है, आप हमारे साथ साथ ही नोट्स बनाते रहिए, वरना आप लोगों को क्या होगा, आगे दिक्कत पड़ेगी जब एग्जाम आएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। तो देखिए हम इसमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, हम इसका मानक रूप इसमें पढ़ेंगे। जांचने की विधि कि मतलब कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमें कोई समीकरण दिया रहेगा उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, वो कैसे करेंगे आदि, साथ ही द्विघात समीकरण को हल करने की विभिन्न विधियां, ठीक है, को हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, यह है। अब हम क्या करेंगे, देखिए धीरे धीरे जो हम मतलब आपको बताएं, इसमें आगे चलिए उसको डिस्कस करते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होते हैं। देखिए हमको बता दें, पाठ की वजह से, पाठ का नाम है द्विघात समीकरण, मतलब ऐसा समीकरण जिसके में अधिकतम घात की संख्या कितनी हो, 2 हो, तभी तो 2 घात हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो अब चलिए हम देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। मतलब कोई भी मान लीजिए, चाहे जो आप बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, मतलब कोई भी बहुपद ले लीजिए, उसमें उसका उच्चतम घातांक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बस आपको याद ध्यान रखना है कि उच्चतम घातांक मतलब अधिकतम घातांक 2 होना चाहिए, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, a b c वास्तविक संख्याएं, तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब जो x² का गुणांक a है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 और x एक चर राशि है। x क्या है, एक चर राशि है। अब आपको बताएं चर और अचर क्या होते हैं, आप लोग सिंपली जान लीजिए। देखिए चर क्या होंगे, a से z तक, क्या बोले, a से z तक, a b c d या p q या मतलब अब हम क्या बोले, a से z तक जितने भी, मतलब क्या बोलते हैं, a से z तक जितने भी अक्षर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम चर कहेंगे। और एक से मतलब जितनी संख्याएं रहेंगी आप जान लीजिए। ठीक है, संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होंगी, ये सब अचर होंगे। चर क्या होंगे, a से z तक चर होंगे, बस आप लेकिन। तो x एक चर राशि होगी यहाँ पर, मतलब जो a है x² प्लस bx प्लस c मानक रूप है, इसमें a b c वास्तविक संख्याएं रहेंगी यानी अचर रहेंगी, और x² क्या रहेगा, x² और x क्या रहेगा, चर रहेगा, कोई चर राशि रहेगी। ठीक है, यही कह रहा है। वास्तविक संख्याओं a b c को द्विघात बहुपद के गुणांक कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं जो हमने अभी पढ़ा, a b c, x² का गुणांक क्या है, a, x का b और यहाँ पर c, तो ये क्या हो जाएगी, ये सब गुणांक हो जाएंगे। ठीक है, ये सब गुणांक हो जाएंगे। मतलब जैसे x² के सामने अगर 4 लिखा है तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x के सामने अगर 5 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ भी मतलब इसके स्थान पर हमें क्या पता कि अचर रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, मतलब आप अनंत बढ़ा सकते हैं, वो सब क्या हो जाए, अचर हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणांक समझ में आ गया। देखिए गुणांक हमने क्या बताया, जैसे x² के सामने जो रहेगा वो गुणांक, x के सामने वो गुणांक। ठीक है, हम क्या देखे, द्विघात वास्तविक संख्याओं a b और c को द्विघात बहुपद के गुणांक कहते हैं। अब आगे द्विघात बहुपद को px से निरूपित करते हैं। द्विघात बहुपद को किससे निरूपित करते हैं, px से। ठीक है, p लिख देंगे और x लिख देंगे। अगर देखिए x कब लिखेंगे, जब x² वाला होगा। अगर मान लिया देखिए 9y² प्लस 5y माइनस 4 होता है, यहाँ पर y लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से
पी या जेड होता तो यहाँ पर जेड लिख देते। पी मतलब रहेगा और जो मतलब इसमें हमारे रहेगा समीकरण में वो यहाँ पर लिख देंगे। पी एक्स से निरूपित करते हैं, अर्थात पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने अब क्या बताया कि अगर जीरो हो जाएगा तो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए क्या हो जाएगा, पी इसका मानक पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं द्विघात बहुपद के। 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये देखिए इसका मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने के स्थान पर रख दिया 9, तो 9x स्क्वायर, बी के स्थान पर 5 रख दिया तो 5x, और सी के स्थान पर माइनस 4, माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है। और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 2x। अब देखिए मतलब हमें द्विघात बहुपद का मतलब उसमें दो घात हो, ठीक है, अधिकतम, तो दो घात इसमें भी है तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी क्या है, दो घात है तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। आदि आदि आप बहुत से उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं द्विघात समीकरण। अब हम द्विघात समीकरण देख लेते हैं। यदि पी एक्स एक द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर आप लोग द्विघात बहुपद जानते हैं तो द्विघात समीकरण तुरंत जान जाएंगे। कैसे, देखिए जैसे पी एक्स था, पी एक्स को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, और इसमें बस बराबर 0 लगा देना है। क्या करना है, बस इतना ही काम उसमें द्विघात बहुपद से इसमें क्या ज्यादा हुआ काम, बराबर 0। जैसे मान लीजिए देखिए ये समीकरण हमारा था नेक्स्ट स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इसमें अगर हम बराबर इस तरह से 0 यहाँ पर कर दें तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बस यही करना है, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में यही अंतर है, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का मानक रूप भी ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस अंतर क्या है, इसमें बराबर 0 लग जाता है और द्विघात बहुपद में ऐसा नहीं होता है। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में अगर कोई है तो द्विघात समीकरण होगा, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। हमने द्विघात बहुपद में भी आपको बताया था कि ए क्या, ए 0 नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 0, तथा ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 0 के पदों को घातों के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त समीकरण मानक द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, मानक रूप में, घातों के घटते क्रम के मानक रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो द्विघात समीकरण होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। मतलब द्विघात बहुपद की तरह ही है, बस अंतर क्या है, इसमें बराबर 0 लगा देंगे। इसमें देखिए समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसमें बराबर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है। तो द्विघात समीकरण समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसा हमने ऊपर भी जिक्र किया कि किसी द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 0 के पदों को घातों के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त समीकरण मानक द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए हम एक एग्जाम्पल ले हैं आपको समझाने के लिए कि समीकरण 8x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 को मानक रूप में लिखिए, ठीक है। समीकरण देखिए अगर ये है, मतलब आप कुछ भी समीकरण के, जैसे कोई समीकरण है, जैसे मान लिया हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण जैसे मान लीजिए है 8x माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 4 बराबर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमें क्या समीकरण का मानक रूप, देखिए इसमें समीकरण है 8x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो समीकरण तो है द्विघात समीकरण, लेकिन मानक रूप में नहीं है। तो इनको मानक रूप में कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, घातों के घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी घात, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। तो एग्जाम्पल की तरह हम आपको समझाते हैं। क्या है, 8x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 को मानक रूप में लिखिए, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस लगाते इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस 8x, और इसके बाद इसमें x नहीं है तो प्लस 4 बराबर 0। इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। याद रखिएगा बराबर 0 लगाएंगे, अगर 0 नहीं लगाएंगे तो बहुपद हो जाएगा, तो समीकरण नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हम द्विघात समीकरण के मूल देख लेते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकलेंगे, चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। ये बात समझे नहीं समझे, देखिए अगर हम मान लीजिए कोई समीकरण है, उसमें चर के, जैसे चर हमने क्या बताया, ए से जेड तक, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण हम ले लें, उसमें से अगर हम चर के जो भी मान निकलेंगे, जो मतलब अगर वो मान रख दें तो वो समीकरण का मान 0 हो जाए,
इसी का मतलब ये देखिए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब वही है कि अगर वो मान दोबारा हम रखें तो क्या हो जाए, समीकरण का मान 0 हो जाए। द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो भिन्न वास्तविक मूल हो सकते हैं, मतलब दो से कम नहीं होंगे, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दो होते हैं। ठीक है, आप ये देखिए। चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसे समझाते हैं। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे मूल निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर और 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 5x प्लस 5 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और प्लस में एक कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x दोनों में है तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो एक बार x प्लस 5 बराबर 0 यानी x बराबर -5 और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर -1। तो क्या आ जाएगा, x बराबर -5 और x बराबर -1, ये दो हमें क्या निकले, मूल निकले इसके। तो वही हम देखिए यहाँ पर क्या हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। देखिए जो मान निकला -5 और -1 द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो भिन्न वास्तविक मूल हो सकते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग। देखिए -5 और -1 क्या सकते हैं, दो मूल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये एग्जाम्पल इस तरह से एग्जाम्पल बोर्ड परीक्षा में भी आता है। देखिए जांच कीजिए कि x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है या नहीं। ठीक है, इसमें जांच करने से हमने भूमिका में क्या पढ़ा था कि हम इसको समीकरण को जांच करेंगे कि समीकरण जांच करने के बारे में बताया था, नहीं बताया था। तो वो देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो हम पहले समीकरण लिख देंगे। दिया गया समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 और हमें x का मान 1 दिया है। तो हम इसमें x का मान रखेंगे। अगर 0 आ जाए तो उसका हल है, अगर 0 नहीं आएगा तो हल नहीं है। x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो 3 था, एक x स्क्वायर के स्थान पर 1 रखेंगे तो 3 इंटू एक स्क्वायर माइनस 2 x के स्थान पर 1 रखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 एक कम 3 माइनस 2 कम 2 माइनस 1, तो 3 और -2 -1 3 -3 बराबर 0 हो गया। अतः x बराबर 1 दी गई समीकरण का हल है। इस तरह से आपको आगे एग्जाम्पल और मिलेंगे और क्वेश्चन भी मिलेंगे कि आप लोग को दिया रहेगा 1 या 2 मूल दिया रहेगा और समीकरण में रखकर हमें पता करना होगा कि इसका हल है या हल कहें या मूल है कहें है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक करना होगा इस तरह से। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, जैसे कि हमने भूमिका में बताया था कि द्विघात समीकरण को कई विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन विधियां हैं। द्विघात समीकरण का हल मुख्यतः निम्न 3 विधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इन तीनों विधियों का हम अध्ययन करेंगे चैप्टर में पूरे। ठीक है, पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड। गुणनखंड विधि आपने जैसे 8वीं में 9वीं में पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो पुरानी वाली विधि है गुणनखंड विधि द्वारा। ये नई विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। ये हम सब आपको बताएंगे धीरे धीरे, जब इसका मतलब सवाल आगे आएगा तो बताएंगे, आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, बस आप लोग जान लीजिए, परिचय तो बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि हम 3 विधि से क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। पहला गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, बहुत से आपको समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है हम आपको यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, देखिए नीचे ये देख लीजिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। श्रीधराचार्य x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है, x बराबर मतलब x का मान अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, -b क्या हो जाएगा, जैसे एक क्या था समीकरण का मान क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो होता है। ठीक है, तो इसमें से जो ये b है वो आगे लिखने का और इसमें चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस। तो -b फिर प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, बी स्क्वायर, यही जो बी है इसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a और c का गुणा कर देंगे और बटे में 2a, और इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम समीकरण का हल निकालेंगे। ठीक है, तो इससे निकल आएगा श्री नोट। ठीक है, आप लोग एक नोट कर लीजिए, श्रीधराचार्य सूत्र को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में कहीं भी आप किसी बुक में देखेंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करना लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। श्रीधराचार्य सूत्र को क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम विविध कर देख लेते हैं।
द्विघात समीकरण का विविधकर, ठीक है। विविधकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे समझ लीजिए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये अब इसका मानक रूप तो है, ठीक है, के लिए राशि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर कहलाता है। आपको सिंपल याद कर रखना है। देखिए, द्विघात समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है के लिए राशि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, विविधकर कहलाता है। बस इतनी सी बात। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसे कैसे? डी से, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। अतः विविधकर का सूत्र क्या होता है? देखिए, विविधकर सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो देखिए मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। तो इसमें जो बी है इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 और ए और सी का गुणा कर देंगे, यही हमारा विविधकर हो जाएगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्रीधराचार्य सूत्र में देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग होता है। तो वहां पर हम देखिए क्या करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र पहले होता क्या है, अब आगे भी हमने आपको बताया पहले भी, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a में बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर डी रखने पर देखिए आगे विविधकर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर हम डी रखते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट तो वही रहेगा, सिर्फ इसके स्थान पर डी रख देंगे बटा 2a। तो आप लोग देखिए, अगर आप जैसे कोई समीकरण है, अगर आप लोगों ने उसका विविधकर निकाल लिया है, ठीक है, तो आप x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a रखकर भी हल निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसलिए मतलब ये फार्मूला भी होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तो होता ही है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ठीक है। जो मूल निकलेंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब वो किस प्रकार होंगे, ये देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति उसके विविधकर जो हमने अभी ये पढ़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, आगे आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप लोग 2 कॉलम बना लीजिए, एक विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान और मूलों की प्रकृति कैसे होगी, ठीक है। पहला है, अगर मान हमारा क्या जाए, धनात्मक आ जाए, विविधकर जो हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका मान क्या जाए, धनात्मक आ जाए, अर्थात डी, कैपिटल डी जो है, हमने विविधकर को क्या बताया था, विविधकर को डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी डी का मान 0 से, ठीक है, 0 से बड़ा, धनात्मक है तभी तो बड़ा होगा, मतलब 0 धनात्मक हो और 0 से बड़ा हो, ठीक है, तथा पूर्ण वर्ग है, तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, ये जान लीजिए। मूलों की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बोर्ड परीक्षा में पूछ लेते हैं प्रश्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए, बस इतना ही, ठीक है। आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। तो जब क्या हो, पहला कंडीशन धनात्मक अर्थात डी बड़ा हो 0 से तथा पूर्ण वर्ग है, तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक परिमेय असमान, वास्तविक परिमेय असमान, ये आप लोग याद रखिए। हमें देखिए कब, जब विविधकर का मान धनात्मक और डी का मान 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग हो, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तो होगी ही, परिमेय और असमान होगी, ठीक है, इस तरह से। दूसरा क्या है, दूसरा है देखिए, धनात्मक हो, धनात्मक अर्थात डी किससे 0 से बड़ा हो परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है, क्या हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो क्या हो जाएगी मूलों की प्रकृति, वास्तविक अपरिमेय और असमान। देखिए इसमें क्या था, वास्तविक परिमेय असमान, लेकिन इसमें वास्तविक और परिमेय के स्थान पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय और असमान, असमान इसमें भी रहेगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा है ऋणात्मक अर्थात डी क्या हो, 0 से छोटा हो। देखिए ऋणात्मक, देखिए जैसे हम कोई अंक लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे +4 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, +2 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 0 मतलब 0 पर ना प्लस होता है ना माइनस, 0 के बाद क्या होता है, 0 की छोटी संख्या क्या होती है, माइनस वाली, -1, -2, -3, इस तरह से, ठीक है। तो ऋणात्मक अर्थात क्या हो, डी मतलब 0 से क्या हो, डी का जो मान आए वो 0 से क्या हो, छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक। देखिए जैसे डी का जैसे मान ले क्या आ गया, -3, तो इससे 0 तो बड़ा हो जाएगा, -3 छोटा हो जाएगा 0 से, ठीक है। हमने आपको बताया अभी कि क्या हो जाएगा, देखो 0 के बाद ये सब तो हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो ऋणात्मक आप लोग ऋणात्मक अर्थात डी क्या हो, 0 से छोटा हो, तो क्या हो जाएगा,
अवास्तविक मतलब वास्तविक ही तब नहीं होगा। इसमें इन दोनों में देखिए वास्तविक वास्तविक रहेगा, इसमें परमेय रहेगा, इसमें अपरमेय और आसमान आसमान दोनों में रहेगा। लेकिन इसमें अवास्तविक हो जाएगा, यानी काल्पनिक जो मान निकलेंगे, मूल क्या निकलेंगे, काल्पनिक मूल निकलेंगे। कब? जब ऋणात्मक हमारा विविधकर का मान कहा जाए, ऋणात्मक आ जाए। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए शून्य कब हो, शून्य मतलब विविधकर, जैसे कोई विविधकर का मान शून्य जब आ जाए। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें तो शून्य अर्थात डी बराबर 0 आ जाए, तब कैसे होंगे मूलों की प्रकृति? वास्तविक परमेय समान। तब वास्तविक भी होगी, परमेय भी होगी, समान होगी। तब सब दो मान, दो हल जो दो तीन हल निकलेंगे वो क्या होंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है, कब? जब विविधकर का मान शून्य होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब धनात्मक होगा तो क्या हो जाएगी? वास्तविक परमेय असमान। जब धनात्मक यानी कि क्या हो जाए? धनात्मक तो होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो वास्तविक अपरमेय असमान। ऋणात्मक होगा यानी डी का मान क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा, तो अवास्तविक यानी काल्पनिक होंगे मान। और जब शून्य हो जाएगा यानी डी बराबर 0, तो वास्तविक परमेय और समान मूल निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए उपयोगी बिंदु। ठीक है, जो हमें आगे जैसे कोई जब अगर आप ये पढ़ लेंगे, ठीक है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जो इबारती प्रश्न होंगे उनमें जो मतलब उपयोगी बिंदु होंगे उन्हें हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x होता है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आता है, ठीक है, आगे, और उसमें जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे कह दे कि मतलब कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम ये है, तो मतलब आप लोग जान लीजिए कि कोई संख्या का व्युत्क्रम, अगर कोई संख्या x है या y है, z है, कुछ भी होगा, तो क्या होगा? उसका व्युत्क्रम 1/x या 1/y 1/z हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, दूसरा क्या है? तीन क्रमागत संख्याएं क्रमशः, जैसे मान लीजिए कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग ये है, ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, या तीन क्रमागत संख्याएं ये है, इस तरह सवाल पूछ ले तो क्या हो जाएगा? तो हम तीन क्रमागत संख्या क्या क्या मानेंगे? तीन क्रमागत संख्या है, x पहला हो जाएगा, दूसरा x+1, उसमें 1 ऐड कर देंगे, और तीसरा क्या हो जाएगा? x+2। तो तीन क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगी? x, ये आगे बहुत काम देगा, अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगी? तीन क्रमागत संख्या है x, x+1 व x+2 होती हैं। तीन क्रमागत सम या विषम संख्याएं पूछ ले, जैसे क्वेश्चन इस पर भी आएगा आगे कि तीन क्रमागत सम या विषम, तीन क्रमागत सम संख्याएं ये हैं, तो मतलब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत विषम संख्याएं ये हैं, तो ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो क्या हो जाएगा? तो हम मान लेंगे तीन क्रमागत सम या विषम संख्या अगर मानना है, चाहे सम हो चाहे विषम, दोनों के लिए एक ही होगा। तो पहली संख्या मानेंगे x क्रमागत, दूसरी x+2 और तीसरी x+4, ये आपको याद रखना है। तीन क्रमागत सम या विषम संख्या, एक बार फिर से बता दें, सम या विषम दोनों एक ही होगी, तो क्या मानेंगे? x, x+2 और x+4, इस तरह से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताते, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप लोगों को समझा दें थोड़ा, अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं आ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर देखिए मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज पे लागू होता है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ इसमें कर्ण कौन सी होगी? ठीक है, इसमें जो सबसे लंबी भुजा हुई वही कर्ण होती है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और इसमें से इस एक को लंब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार, ये क्या हो जाएगा? आधार। तो यही सूत्र बन जाता है कि कर्ण का स्क्वायर, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी AB का स्क्वायर प्लस BC यानी आधार का स्क्वायर। यही है, यही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी पर देख लीजिए आगे आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि समकोण त्रिभुज पर क्वेश्चन रहता है, तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। यही समकोण त्रिभुज है। देखिए फिर से ध्यान दे, देखिए ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री हो, तो मान लीजिए 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये A, ये B, ये C, ठीक है, ये मान लीजिए 4 है, और ये मान लीजिए ये क्या है? 4 है, और ये मान लीजिए क्या है? ये मान लीजिए 8 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या निकालेंगे? तो समकोण तो सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा लंब, लंब हमारा क्या है? 4, और आधार क्या है? 8, तो 2 से काट देंगे 2, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाए? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको आगे पेपर में बनेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या लंब गुणा आधार, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है,
अब देख लीजिए, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए अगर आयत का परिमाप या आयताकार क्षेत्र का परिमाप, आगे सवाल है ये सब, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से। अब देख लीजिए ये 3 सूत्र भी देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर देखिए इसको बटा 1 कर लीजिए और तिरछा गुणा कर देंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, और समय बराबर समय चाल गुणा समय। तो समय निकालना है तो दूरी के नीचे चाल चलाएगी, दूरी बटे चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 3 सूत्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए लाभ हानि से संबंधित आपने भी पूछ लिया था। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, ये होता है। तो हम क्या, जो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हमें लाभ परसेंट निकालना हो, ठीक है, हमें लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो और हमें क्या निकालना, लाभ परसेंट, कितने परसेंट लाभ हुआ, तो उसका सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अगर हमें हानि परसेंट निकालना हो तो हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, हानि परसेंट बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ये हो जाएगा, ठीक है। एक और है उसे भी देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत जो ये पॉइंट है वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बहुत से सवालों में आपके, और इससे मतलब इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं, ठीक है, और उसमें हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। पहले क्या मानेंगे, जैसे कोई संख्या दी हो तो इस पर क्वेश्चन आगे आएंगे, हम आपको बताएंगे। तो माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। जैसे उसमें आएगा कि 2 अंकों की एक संख्या जिसका अंकों का योग ये है, तो उसी तरह तो हम मान लेंगे क्या, कि माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। और फिर रहेगा कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग इतना दिया है। तो जब अंक पलटने पर, यानी कि क्या हो जाएगा, दहाई के स्थान पर जैसे 10x प्लस वाई है, तो अंक पलटने पर प्राप्त नई संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x। तो यही सब हमें क्या करना है, इस चैप्टर जो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें अध्ययन करना है, ठीक है, उसमें क्या करना है, अध्ययन करना है। इसके अलावा और जो भी मतलब आपको इसमें पढ़ना था वो हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। जो सूत्र लगेंगे वो सब सूत्र बता दिए हैं, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को मैथ्स मैग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते